इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। ये प्रोग्राम फिक्शन से ताल्लुक रखता है, फिक्शन में सिर्फ अफसाना से। बीसवीं सदी के आगाज के साथ साथ उर्दू अफसाने का आगाज होता है और उर्दू अफसाने ने जहाँ तक बहुत से नाकदीन के नजरिए हैं कि राशिदुल खैरी, सज्जाद हैदर, यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, प्रेमचंद वगैरह ने उर्दू अफसाने के खद्दोखाल मुरत्तिब किए और ये सफर फिर आगे कौन कौन सी मंजिल पे तय करता है, अफसाने में कौन कौन से रुझानात, कौन कौन से रवैये रुझान फिर तरक्की वो एक तहरीकी शक्ल इख्तियार करते हैं और अफसाना कौन कौन सी करवटें लेता है, कौन कौन से मोड़ उसमें आते हैं, कौन अंगारे ने क्या क्या नजरिया पेश किया, क्या उसके तासुरात पड़े उर्दू अफसाने पे। इन अफसाने के तमाम अहम मोड़ों पर, तमाम अहम पहलुओं पर आज हम माहिरीन अफसाना, जो बर्रे सगीर के बहुत ही माहिर अफसाना है, नक्काद भी हैं, अफसाने के अफसाना निगार भी हैं, हम बहुत ही बेहद ममनून हैं कि आज बर्रे सगीर के सरे फहरिस्त अफसाना निगारों की हमारे इस महफिल में ऑनलाइन हाजिरी हुई है। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और शानदार होगा। इस प्रोग्राम का कमाल साहब, आपने कार्ड में तो जो लिखा हुआ है इब्तिदा से लेके प्रेमचंद तक, जो बता तो दिया है, शुरू से सभी का होगा, इब्तिदा से लेके प्रेमचंद तक ही नहीं, इब्तिदा से लेके प्रेमचंद तक। हाँ, तो वो जो है बाकी जो माहिरीन अफसाना है वो कहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे, हम तो एक इंट्रोडक्शन कह रहे हैं। उसमें जो गुफ्तगू का मौजू है उर्दू अफसाना इब्तिदा से लेके प्रेमचंद तक। जी जी जी। और कमाल भाई, आप लखनऊ के पास में हैं, हाजिरी नहीं हुई है, तशरीफ आवरी है। आप वाज़े कर दें कि ये जो प्रोग्राम है वो अफसाने के आगाज से लेकर ताहाल अब तक जो सफर है उस सफर पर गुफ्तगू होनी है। अब सही है, एक कुछ लोग उसमें लिखा हुआ है प्रेमचंद, कुछ प्रेमचंद की बात तक बात करेंगे, वो कुछ लोग जदीदियत और कुछ लोग माबाद जदीदियत पे बात करेंगे। यही है ना? जी 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 जी। बेहतर, ठीक है, आप आगे बढ़ाइए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा सिलसिला शुरू करने के लिए मैं आतिफ हनीफ साहब, जो आज के प्रोग्राम के होस्ट हैं, जो उनसे कहता हूं कि वो जो है कलाम पाक की कोई छोटी सूरत पेश करे ताकि आज के प्रोग्राम का आगाज हो सके। जी कमाल भाई, जैसे कि वक्त हो चुका है, हाँ बस आप तिलावत कराम कर दीजिए और फिर शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग की चिट्ठी लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब आतिफ हनीफ साहब लखनऊ से तिलावत कुरान कर रहे थे। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अफसाने का इब्तिदा से लेकर ताहाल जो सफर है उस पर माहिरीन अफसाना निगारों से उनके नजरिया सुनेंगे। हमारी इस महफिल में प्रोफेसर समीर इब्राहिम जी। कमाल भाई जी, हम अदबी प्रोग्रामों को मजहबी रंग क्यों देते हैं जनाब? नहीं, ये सब बाद में बात कर लीजिएगा, आप ये भी शुरू करने दीजिए, टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक। अब जो है हमारा जो है प्रोफेसर समीर इब्राहिम साहब, प्रोफेसर गसनफर साहब, डायरेक्टर उर्दू अकादमी जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रोफेसर इब्ने कमल साहब और हमारे सलाम बिन रज़ाक साहब इस प्रोग्राम के अहम सुतून हैं और ज़्यादातर सभी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। मैं निहायत अदब को एहतराम के साथ उस्ताद मोहतरम
प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब से मुल्तमिस हूँ और उनसे इल्तिमास करता हूँ, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आए और उर्दू अफसाने के इब्तिदा से तरक्की पसंद अफसाने के बीच तक के सफर पे, जो अहम सफर है, उस पर रोशनी डालें, ताकि हम इस पहलू से, उनकी राय से और अफसाने की सफर से रोशनास हो सके। अफसाने ने ये जो हिस्सा है अफसाने का बहुत ही अहम है। ये सफर अफसाना का जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें जो है कौन कौन सी तहरीकें चली और आपके एक हकीकत पसंदगी और रोमानी की तहरीकें दोनों एक साथ चली, इन दोनों बातों पर और थोड़ी सी अंगारे पे भी गुफ्तगू करें। मैं फिर इस शेर के साथ प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब को दावत देता हूँ, उनसे मुल्तबिस हूँ कि मेरे आगाज से पूछो कि मेरा अंजाम क्या होगा और सहर खुद बता देगी कि रंगे शाम क्या होगा। प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमाल अख्तर साहब। सदर महफिल प्रोफेसर गजनफर साहब की इजाजत से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा और मुझे खुशी है कि इस महफिल में ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन पर हम रश्क करते हैं, जैसे सलाम बिन रज़्ज़ाक साहब, जो यकीनन फिक्शन के और खासतौर से अफसाने का इस वक्त का सबसे मजबूत पायदार सुतून, प्रोफेसर इब्ने कमल साहब, और हम तो सोच रहे थे कि इसमें जुड़ जाएंगे रहमान अब्बास साहब और सरवत साहिबा भी, मेरा ख्याल वो लोग अब भी जुड़ जाएंगी। बड़ी अच्छी महफिल आप सजाते हैं और अच्छा लग रहा है कि इसमें मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब भी मौजूद हैं, ताहिरा परवीन साहिबा को हमने देखा था और आतिफ साहब तो मौजूद हैं। अफसाने की गुफ्तगू कर रहे थे और मुझे इस वक्त अभी याद आ रहे थे अपने उस्ताद मुकर्रम काजी अब्दुल सत्तार साहब के, जब काजी साहब मौजूद हों तो चाहे जितने बड़े लोग वहां मौजूद हों, बहुत ठहर कर संभल कर गुफ्तगू किया करते थे। ऐसे ही कमाल साहब से मैं कहूँगा बहुत एहतियात बरतिएगा कि यहाँ पर सलाम बिन रज़्ज़ाक साहब मौजूद हैं और इब्ने कमल साहब जो शागिर्द अजीज और शागिर्द रशीद काजी अब्दुल सत्तार है। तो इस लिहाज से छोटी सी एक गुफ्तगू मैं करूंगा। मैं चाहता था कि कुछ सवालात उभरे और उस सवालात से ये सिलसिला आगे बढ़े। हम सब जानते हैं कि अफसाने का आगाज 20वीं सदी, तो अफसाने पे थोड़ी गुफ्तगू के बाद फिर सवालात भी होंगे। जी जी, अफसाने का आगाज 20वीं सदी है और 20वीं सदी में इतना पुख्ता और इतना पायदार और इतना मारूफ अफसाना चंद बरसों में ही हो गया। उसके असबाब क्या थे? कोई उसकी डिफिनीशन पे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सलाम साहब मौजूद हैं। सलाम साहब जो भी इस वक्त कहेंगे वो डिफिनीशन हर बार, गजनफर साहब जो कहेंगे डिफिनीशन बन जाएगी, इब्ने कमल जो कहते हैं अफसाने की वो डिफिनीशन बन जाती है। डिफिनीशन हमेशा बदलती रहती है, एक ही रहे तो वो तारीफ है ही नहीं। वरना फिक्शन में अफसाने की तारीफ तो सब, फारूकी साहब ने कहा ये तो झूठ है, और जब झूठ है तो फिर अफसाना लिखने वाला भी झूठा और सुनने वाला भी झूठा। लिहाजा डिफिनीशन कोई नहीं, तख्लीक क्या है, तख्लीक के बाद वजूद में आ जाती है उसकी डिफिनीशन। 20वीं सदी के आगाज जो जमाना बदला एकदम से, जैसे आप देखेंगे 21वीं सदी और 21वीं सदी में भी कोविड-19 ने एकदम से जमाने को बदल दिया, ऐसे ही 20वीं सदी एक इनकलाब बर्पा करती है। और इनकलाब बर्पा करती है, हम सिर्फ महदूद अफसाने की भी बात करते हैं, लेकिन आप गौर कर लें 1899 में ही ये डिफिनीशन तय हो जाती है, फिक्शन की तय हो जाती है। किसको सुनाए हाल दिले जार ए अदा, आवारगी में हमने जमाने की सैर की। समाने भी है, हकीकत बयानी भी है, जिक्र भी है, वाकया भी है, मुकालमा भी है, सब कुछ रुस्वा ने बनाया और इसको आगे बढ़ाने वालों में
20वीं सदी में, जैसे अभी कमाल साहब ने जिक्र किया, हम इस बहस में कभी भी नहीं पढ़ते कि पहला अफसाना निगार कौन। राशिदुल खैरी ने अफसाना लिखा, जो पहला उनका अफसाना 1903 में आया, खतूत की शक्ल में है, लेकिन 1903 में 7 अफसाने हैं, 1903 से भी पहले है। और हम इस लिहाज से मान लेते हैं, जैसे आपने एक दौर किया है कि तरक्की पसंद को भी शामिल कर ले, और तरक्की पसंद तहरीक हमारे यहाँ शुरू होती है बाकायदा, शफीक साहब मौजूद है, लखनऊ के रिफाए आम हाल से 9 और 10 अप्रैल 1936 से। तो यानी 36 में ही प्रेमचंद का इंतकाल हो जाता है, 36 में ही राशिदुल खैरी का इंतकाल हो जाता है, और 2 बड़े सुतून तरक्की पसंद तहरीक से कब्ल के हैं। राशिदुल खैरी ने प्रेमचंद से ज्यादा अफसाने लिखे, प्रेमचंद से पहले अफसाने लिखे, लेकिन बड़ा नाम प्रेमचंद का है, तो क्यों? अब यहाँ अभी जैसा आपने कहा तहरीकात या रुझानात या नजरियात जो हुआ करते हैं, उसमें जब राशिदुल खैरी आ रहे हैं तो यकीनन अपने फूफा का नजरिया नुक्ता निगाह साथ लेकर आएंगे, डिप्टी नजीर अहमद का, और उन्होंने उसी को किया, पेश किया, और बेहतरीन 300 से ज्यादा अफसाने लिखे, 22 नावल लिखे। आमना कलाल, सैयदा कलाल, बेहतरीन उनकी तख्लीकात है। अफसाने में जो चीजें उन्होंने पेश कर दी, तो जो ये उनका दरअसल हम इसको अपनी सहूलत के तहत बना लिया करते हैं कि वो इस्लाही नुक्ता नजर था, इस्लाही मतमए निगाह था। और राशिदुल खैरी के साथ साथ जो लोग थे वो ख्वाजा हसन निजामी, हमीदुल्लाह अफसर, हकीम यूसुफ हसन और आबिद अली आबिद हैं, जो इब्तिदाई दौर में अफसाने लिख रहे हैं। इनका एक वाज़ेह पैगाम है, एक सीधे सादे अंदाज में मशरक़ी तहजीब, मशरक़ी रिवायात, खुसूसन मुस्लिम माशरे के जो मसाइल थे उनको बयान करते हैं, यानी प्योर अखलाकी पहलू। और लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं नजर आ जाता है उसमें रोमांस, क्योंकि बगैर रोमान के कहानी नहीं बनती। कहानी तो वो भी जो हमारी दादी और नानी सुनाती थी, जो बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं। इसीलिए कभी हम कहते हैं कि कहानी झूठी हो नहीं सकती। यह डिफिनेशन दूसरी होगी कि फिर सच्ची कहानियां क्या है, क्योंकि हकीकतन कहानी वही है जो हमें मुतासिर कर देती है। तभी दादी और नानी ने सुनाया और आज तक सुनाई जाती है किसी भी शक्ल में। तो रूमानी नुक्ता नजर भी एक साथ में था, जिसे फरोग देने में हमारे यहाँ सबसे बड़ा नाम उसी वक्त का है जब हम पहला अफसाना निगार यहाँ भी कह देते हैं कि क्यों यलदरम क्यों हम न शामिल करें पहले अफसाना निगार में, जिनका 1905 में अफसाना अहमद के उन्वान से अलीगढ़ मंथली में छपता है। तबाजाद अफसाना है, लेकिन यलदरम को फौकियत मिलती है, शोहरत मिलती है तर्जुमे की बदौलत। और मैं ये अभी यही मेरा पॉइंट्स भी है कि उर्दू की रूह को मजबूत करने के लिए, उसकी बुनियादों को, उसके सुतून को मजबूत करने में शुरू से ही उर्दू अफसाने में तर्जुमे की सबसे बड़ी अहमियत रही है। ये इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। सज्जाद हैदर यलदरम ने खास तौर से तुर्की के अफसानों को लिया और उन्हें उर्दू का कालिब अता किया। इनके यहाँ भी इस्लाही है, लेकिन ज़िमनी तौर पर रोमानी पहलू ज्यादा हावी हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि सज्जाद हैदर यलदरम और उनके मावनी जैसे नियाज फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी, सुल्तान हैदर जोश, हिजाब इम्तियाज अली, हकीम अहमद शुजा, अहमद असलम, नजर सज्जाद हैदर, ये सब रूमानी अफसाना निगार। और इन्हीं के साथ साथ लाम अहमद यानी लतीफुद्दीन अहमद भी थे, जो 1930 और 31 के बाद एकदम से तब्दील हो जाते हैं और फिर वो तरक्की पसंदों के नुक्ता नजर के हामिल होते हैं। तो दूसरा पहलू हमारे यहाँ शुरू में रोमानी था, और रोमानी के साथ ही तीसरा जाविया जो साथ ही साथ दराया वो था हकीकत निगारी का।
حقیقت کی ڈیفینیشن بھی فاروقی صاحب نے الگ بالکل انداز میں کی ہے اور جو یقیناً الگ ہوگی، لیکن اس حقیقت میں ہم الگ کریں گے کیونکہ رومانی میں جذباتی لہجہ، مقفع عبارت، رنگین عبارت، تصنع آمیز عبارت، لیکن مناظر ایسے کہ حجاب نے بالکل ایک نیا منظر نامہ پیش کر دیا جو افسانے لکھے، اور کہا گیا کہ حجاب اسماعیل نے جو بعد میں حجاب امتیاز علی ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے افسانہ لکھتے ہوئے ایک نیا رخ اور نیا زاویہ دے دیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پریم چند ہمارے یہاں داخل ہوتے ہیں 1907 سے باقاعدہ، اور پھر اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ منظر نامے پر چھا جاتے ہیں. سجاد حیدر یلدرم ہوں یا دوسرے بڑے افسانے جو تحریک ہمارے یہاں، سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پریم چند شروع سے ہی اصلاحی نقطہ نظر، رومانی، لیکن حقیقت کو جس طرح سے انہوں نے پیش کر دیا وہ الگ. پریم چند کے ساتھ جن لوگوں نے پیور حقیقت کو لے کر پیش کیا ہے اس میں پنڈت بدری ناتھ سدرشن، ڈاکٹر اعظم کریوی، علی عباس حسینی اور اوپیندر ناتھ اشک، کیونکہ اوپیندر ناتھ اشک کے 1936 تک 2 افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے تھے. پریم چند کی سب سے بڑی بات یہ ہوئی جو فوقیت مل گئی کہ وہ زمینی حقائق سے جڑ گئے. زمینی حقائق سے اور لوگ اس حد تک نہیں جوڑ سکے تھے جس حد تک پریم چند جوڑ گئے. اور پریم چند نے ایک پہلی بار ایک باغیانہ لہجہ دے دیا. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی، جیسے کسم ان کا افسانہ ہے جہاں پر افسانے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کو یہ اجازت ہوتی، اس کو مساوی سلوک ہوتا کہ اگر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں کم از کم تھپڑ سے دے سکتی تو برابری ہوتی، مساوات ہوتی. آغاز کر دیتا ہے پریم چند 1930 سے ہی، اور لکھ بھی رہا ہے. کاش اس کا ناول پورا ہو جاتا. منگل سوتر تو تانیثیت پر شاید پہلا اردو کا ناول بھی ہوتا. پریم چند کی فوقیت اس لیے بھی آ جاتی کہ انہوں نے زمینی حقائق سے جوڑ دیا اور ایک بڑے طبقے سے کے مسائل کو جوڑ دیا. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ان کے یہاں نہیں. انسان کی فوقیت، انسان کے جذبات، انسان کے احساسات، انسان کی فیلنگ کیا ہے، ایک غریب کی کیا ہے، ایک مزدور کی کیا ہے، ایک کسان کی کیا ہے. الگ الگ زاویے سے حلقوں کو دیکھیے تو ایک تضاد نظر آ جائے گا. طنز ملی آپ کو بالکل آ جائے گا کہ حلقو جس کو پہلے ہی وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، کسان ہو جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو، آج بھی ممکن نہیں ہے. سلام میں رزاق موجود ہے، ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس کا پیٹ ہی تو پالتا ہے. لیکن یہیں پہ وہ طنز ملی سے کام لیتے کہ اس کے ذہن میں بن چکا ہے پہلے ہی سے کہ ہم تو اب اس کو چھوڑ دیں گے، کاشت کو چھوڑ دیں گے، کسانی کو چھوڑ دیں گے، مزدوری کریں گے. اور پورے اس اماوس کی رات کو دیکھ لیجئے، ایک نیا زاویہ، ایک نیا رجحان، ایک نئی تبلیغ، ایک باغیانہ لہجہ دیتے. اور آخری افسانہ جو اردو کا ان کا افسانہ ہے جس کے لیے گوپی چند نارنگ صاحب نے کہا اور بالکل بجا فرمایا کہ کفن اردو افسانے کا سنگ میل ہے. ہم پیمائش کر سکتے ہیں اب یہاں سے کہ فن کیسا ہوتا ہے. جہاں فن صرف فن نظر آ رہا ہو، فکر نظر ہی نہیں آ رہی. جس نے تمام عمر 280 افسانے لکھے اس بات کے اوپر، حمایت کے اوپر کہ غریب کی ہم حمایت کریں گے اور ظالم کو برا کہیں گے، حکمراں کو برا کہیں گے. یہاں تو زمیندار 2 روپے دے رہا ہے، چاہے وہ حقارت سے دے رہا ہو لیکن 2 روپے دے رہا ہے. ایک نیا سوچنے کا، سمجھنے کا اور پیشکش کا نیا انداز. فکر کے اعتبار سے دیکھیے تو ایک نیا انداز، ٹیکنیک کے اعتبار سے دیکھیے تو ایک نیا انداز. اور خود خطوط سے مل جاتا ہے
जो उन्होंने खत लिखे हैं कि जब मैं बॉम्बे गया, मिल मजदूर और दूसरी और 2 कहानियां लिखे, और लिखने के बाद एक ऐसा शख्स जो वहां एडजस्ट नहीं कर सका वापस आ रहा है। वापसी पर आने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में बैठकर इस कहानी को लिख रहा है, और ये कहानी जामिया मिलिया के रिसाले में दिसंबर 1935 में शाया भी हो रही है। लेकिन आप देख लीजिए, वो टेक्निक है जो फिल्मों से वो लेकर आए, ड्रामाई टेक्निक, मुकालमाती टेक्निक, बयान की उस टेक्निक को, क्योंकि ये दौर तब्दीली का दौर है। मैं अपनी बात को इस हिस्से को पर यही रोक के कि 1930 से 1935 का जो जमाना है वो बड़ा है, और शुरू ही से हमने कहा है कि इस पे तर्जुमों की बहुत अहमियत है। मैंने बताया तुर्की में जो अफसानों के तर्जुमे उर्दू में खास तौर से तमाम रसाइल में जो शाया हुए हैं, उसमें यल्दरम के अलावा खालिदा अदीब खानम, मंसूर अहमद और असरार अहमद आजाद के हैं, जो सब तरक्की पसंद तहरीक से पहले हमारे सामने तर्जुमे आए अफसानों के ताल्लुक से, और उन्होंने बताया कि कैसा अफसाना हो, टेक्निक कैसी हो। दूसरे हमारे यहाँ जो तर्जुमे आए उसी जमाने में, वो रूसी तर्जुमे, तमाम रसाइल रूसी तर्जुमों से मोहम्मद मुजीब साहब, नसीर अहमद, मैशर आबदी, खुद अजीज अहमद, ख्वाजा मंसूर हुसैन, मोहम्मद असलम और तालिब बागपति के दर्जनों अफसाने हैं जो तर्जुमे के जरिए उन्होंने बताया कि रूसी अफसाना इस हद तक आगे बढ़ चुका है, और हर एक ने उसको डेवलप को किया। प्रेमचंद ने तो ये भी किया, और सुदर्शन ने, कि उन्होंने अपने दौर के बंगाली अफसानों को जो तर्जुमे होके आ रहे थे उन्हें पढ़ा और उनसे मुतासिर होकर लिखा। अंग्रेजी के तर्जुमे बहुत हो रहे थे, यही वो जमाना है। सादिक अय्यूबी, तालिब अली तालिब, शेर मोहम्मद इस्लाही, जलील हसनी, गुलाम अब्बास और मलिक मोहम्मद बाकर के अफसाने बेहतरीन अफसाने हैं, जो तर्जुमा करते हुए इस तरह से उन्होंने ढाल दिया है कि ऐसा लगता है कि ये तख्लीक। फ्रांसीसी हमारे यहाँ जो तर्जुमे हुए हैं तरक्की पसंद जमाने से पहले ही शुरू हो गए, 30 से लेकर के 36 तक के। उसमें अजीज अहमद ने भी फ्रांसी के तर्जुमे किए, ताहिर कुरैशी बहुत बड़ा नाम है, इम्तियाज अली ताज का नाम है, जफर कुरैशी हैं, खुद कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, मुमताज हुसैन हैं। इनके तर्जुमे, फ्रांसीसी तर्जुमे बेहद अहम हो रहे थे, और इन तर्जुमों ने बयान और बयानिए की टेक्निक बदली। यही वो जमाना है जो अंगारे सामने आता है, और अंगारे अगर सामने हमारे आ रहे हैं तो ये तमाम हजरात उसके 5 अफसाने निगार मुतासिर हैं, खास तौर से सज्जाद ज़हीर जो फाउंडर हैं तरक्की पसंद तहरीक के। अंगारे जब 32 में तरतीब दिया जा रहा है, शाया हो रहा है, तो उसमें 5 अफसाने उनके खुद हैं। महमूद जफर, अहमद अली के एक अफसाना, रशीद जहां का एक अफसाना और एक ड्रामा। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बयानिए की टेक्निक में खतीबाना अंदाज जो मकबूल हो रहा था उस पर काबू करते हुए, और यहीं से आप देखिए हमारे यहाँ सारी टेक्निक आ रही है, चाहे वो खुद कलामी की टेक्निक हो, तहलील नफ्सी की हो, आजाद तलाज़ुम ख्याल की हो, शऊर की राह हो। और इसमें हसन अस्करी अफसाने भी लिख रहे हैं और इन्हीं टेक्निक को लेकर आ रहे हैं, और खुद सज्जाद ज़हीर के अफसाने हैं। और यही सब लोग फाउंडर हैं तरक्की पसंद तहरीक के। तरक्की पसंद तहरीक इन्हीं बुनियादों पर आगे बढ़ रहा है। उन बुनियादों को मजबूत करने वाले एक तरफ अगर सज्जाद ज़हीर हैं, रशीद जहां हैं, तो दूसरी तरफ वो शख्स भी है जो खुतबा सदारत आखिर में पेश कर रहा है, जो तीसरे दिन का जलसा है, मौलाना हसन मोहानी। अगर प्रेमचंद कह रहे हैं
कि अब हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा। तो एक शायर भी कहता है, यानी मौलाना हसरत मोहनी, कि अब हमें अदब का भी म्यार बदलना होगा। और इसके सिलसिले तरक्की पसंद तहरीक हैदराबाद तक चले जाते हैं, जहां वो हिमायत करते हैं। हम अपनी बात को और आगे ना ले जाकर सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे तरक्की पसंद तहरीक पर, और वो भी मुख्तसर। जैसे एक दौर में, इस पहले दौर में जहां हमने आपको सैकड़ों नाम है, लेकिन एक आफताब की तरह जो रोशन है उस दौर का, वो है प्रेमचंद का। 36 से पहले का अगर हम कोई नाम ले सकते हैं तो वो प्रेमचंद है। 36 के बाद अगर हम जो नाम लेंगे, बहुत बड़े सुतून है, बहुत से सुतून है और आज तक मौजूद है। उसके इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं तरक्की पसंद तहरीक, अब जो कहता है खत्म हुई, मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि बाद में तहरीक खत्म नहीं हो सकती। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम मंटो का है। खुशकिस्मती उर्दू अफसाने की कि उसे मंटो जैसा अफसाना लिखा। वो मंटो जिसने पहले हमें तर्जुमे करके टेक्निक बताई, वो मंटो जिसने कहा कि ये नहीं, तहरीक क्या चीज हो, रुझान क्या होता है, फन सब कुछ है, फनकार सब कुछ है। फन कैसा होता है, उसने ये बज़्म कलम है, वो जैसे प्रेमचंद कलम का सिपाही था, ये कलम का बादशाह था मंटो। जिस अंदाज में कहानी, जिस सादगी से कहानी। ये कमाल साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? कमाल साहब जी जी। हाँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि चूंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अब ये तरक्की पसंद पर सलाम बिन रज़ाक से आप दरखास्त कर लीजिए कि वो सलाम साहब ने कहा था मैं सुनूंगा, खाली जो है उनके इसके बाद वो जो है तो इब्ने कमल साहब से दरखास्त इसके बाद इब्ने कमल साहब कहेंगे। ठीक है जी जी, ठीक है। सलाम साहब तो तबर्रुक है हमारे लिए, जरूर कुछ वो हम सीखते हैं उससे, सलाम बिन रज़ाक से, अगर वो कुछ इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात को खत्म करने के लिए कोशिश करता हूँ कि मंटो बहुत बड़ा अफसाना निगार, जो कभी किसी तहरीक से नहीं, उसे हम तरक्की पसंद कहें, जदीदिया कहें, माबाद जदीदिया कहें, या उसके बाद भी जो नजरिया आएगा, मंटो उसका है। मंटो मोहताज है अगर किसी नजरिए का, तो ये समझ लीजिए मंटो की मौत हो गई। सादत हसन मंटो ने उस कहानी को जो 36 साल में परवान चढ़कर आई थी, उसको हमें बता दिया कि कैसे मुख्तसर तरीन लफ्जों में हम कहानी की बुनद करें और उसका इख्तिताम ऐसा हम कर दें कि जो बाद अरसे तक कारी को सोचने समझने पर मजबूर कर दे। और यही वजह है कि उसके अफसाने का अंजाम ऐसा होता है, इख्तिताम ऐसा होता है कि जो कारी को झिंझोड़ कर रख देता है। चाहे तोबा टेक सिंह हो, चाहे खोल दो, ये वो अफसानों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो उस दौर में पसंद नहीं किए गए, लेकिन अदीबों और फनकारों ने कहा कि यही अफसाने हैं। नई टेक्निक थी, ठंडा गोश्त हो। दर्जनों अफसानों के हम नाम ले सकते हैं, बड़े नाम, लेकिन इसके साथ ही साथ तरक्की पसंदों में एक बड़ा नाम अजीज अहमद का है, कृष्ण चंद्र का है, इस्मत का है, बेदी का है, उपेंद्र नाथ अश्क का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, अहमद नदीम कासमी का है। और मैं ये कहता हूं कि तरक्की पसंद तहरीक खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो उसका नेमुल बदल जनवादी लेखक संघ है, क्योंकि जनवादी लेखक संघ के छत्र छाया के हमेशा सदर रहे काजी अब्दुल सत्तार, जो हमने अब देखा है कि कहानी कैसे ढलती है, कहानी कैसे बनती है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ सवालात हों तो उस मुमकिन है कि उन सवालों का जवाब दिया जाए। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सगीर इब्राहिम साहब ने अफसाने की इब्तिदा से लेकर तरक्की पसंद तहरीक तक बहुत ही मयारी और सैर हासिल गुफ्तगू की। हम बेहद ममनून हैं। अब मैं जो है
सलाम बिन रज़ाक साहब जो आज के इस महफिल के रूरबा हैं और पूरे बर्रे सगीर में और जहां जहां अफसाना समझा और लिखा जाता है वहां आज सलाम बिन रज़ाक साहब का कोई सानी नहीं है। वो अफसाना निगारों की सफ़े अव्वल की सफ में इम्तियाजी और इनफरादी हैसियत के हामिल हैं। मैं सलाम बिन रज़ाक साहब को दावत दूं इससे पहले मैं जो हूँ उनको प्रोफेसर इब्ने कमल साहब को से मुल्तमिस हूँ कि वो जहां से सगीर साहब ने जो है अपनी बात खत्म की है वहां से अफसाने का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मोहतरम इब्ने कमल साहब, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिखाई नहीं दे रहे हैं। इब्ने कमल साहब दिखाई नहीं दे रहे। हमसे नजर नहीं आ रहे हैं, आगे बढ़िए। जी जी, हमसे जो है प्रोफेसर शब्बीर अहमद कादरी साहब, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुड़े हुए हैं जी। प्रोफेसर शब्बीर अहमद कादरी साहब। शबीर साहब आप माइक ऑन करें प्लीज। जी जी, हम फिर अब सलाम बिन रज़ाक साहब से ही मुल्तमिस हैं कि वो आए और अपने अफसानों के बारे में बताएं और हमको जो है रोशनास कराएं, वो बातें बताएं जो हमको किताबों में नजर नहीं आती हैं। अपने उनके अफसाने जो है तरक्की पसंद और जदीद अफसानों में संगे मील का अहमियत के हामिल हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ जनाब सलाम बिन रज़ाक साहब से कि वो आए और अपनी बात पेश करें। मोहतरम जनाब इज्जत माब सलाम बिन रज़ाक साहब। शायद वो भी हाजिर नहीं है। ये सलाम साहब हैं कि नहीं हैं? सलाम साहब हैं लेकिन यहाँ से चले गए साहब। नहीं आए थे। अच्छा, नजर नहीं आ रहे हैं। हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। मुस्तफा कमाल गजनदर साहब से बताइए फिर। सब तो सदारत कर रहे हैं ना। अच्छा सॉरी। नहीं आप ऐसा करें, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप ऐसा कीजिए कि जो अभी हमारे पास जो लोग मौजूद हैं शोरका में, उनमें से किसी से दरखास्त कर लीजिए कि तरक्की पसंद अफसाने के बाद का जो सिलसिला है अफसाने का, उस पर वो थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। अगर आप किसी को कह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर रियाज तौहीदी से कहिए, वो गुफ्तगू करें आगे। डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब, आप जो है जहां से सगीर साहब ने बात का इख्तिताम किया है अफसाने का, उसके आगे आप जदीद अफसाने पर रोशनी डालिए। तो असल में मुझे तो सिर्फ आज सुनना है, तो गजनफर साहब ने तो अचानक बताया। तो यहाँ पर प्रोफेसर सगीर साहब ने बिल तफसील उर्दू अफसाने की जो तारीखी कड़ियाँ हैं उन पर रोशनी डाली और तरक्की पसंद तहरीक तक पहुँचे। तो इसके बाद जदीदियत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जदीदियत का जो दौर था उर्दू अफसाने के लिए बड़ा अहम दौर था, क्योंकि फन और फिक्र और टेक्निक के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक के दौरान जो अफसाने लिखे गए वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी मसाइल
इंसान के जो मसाइल हैं उनको मौजू बनाया। लेकिन जदीदियत का दौर जब शुरू हुआ तो वहाँ पर फन और टेक्निक पर ज़्यादा इर्तिकाज़ किया गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ अफसाना जो होता है, आप सब भी असातिज़ा कराम हैं तो ये सब ही जानते हैं कि अफसाना सिर्फ मौजू को पेश करने का फन नहीं है, बल्कि अफसाना फनी तौर पर, बुनियादी तौर पर फन होना चाहिए। तो इस तनाजुर में देखें तो जदीदियत का जो असलूब था, उन्होंने जो अफसाने लिखे, खुसूसन इसमें जो अलामती असलूब दर आया, कई लोग इसकी मुखालफत करते हैं और समझते हैं कि जदीदियत का दौर जो था अलामती अफसानों का दौर था या तजरीदी अफसाने जो लिखे जाते थे। कहीं कहीं पर ऐसे अफसाने लिखे जाते थे कि हकीकत में वो कारी के सर के ऊपर से चले जाते थे, समझ नहीं आता था। यानी एक तरह से जदीदियत ने एक आम कारी को अफसाने से दूर कर दिया। लेकिन फनी तौर पर देखे कई शाहकार अफसाने ऐसे आए जिन्होंने उर्दू अफसाने को एक नई डगर अता की, एक नया रूप दे दिया। क्योंकि कहा जाता है कि फन बुनियादी तौर पर अलामती होता है, तो उन अफसानों ने जदीदियत के दौर में जो अफसाने लिखे गए, उन्होंने उर्दू अफसाने को आगे बढ़ाने में फनी तौर पर, टेक्निकी तौर पर अहम रोल अदा किया है। आज भी जैसे एक और सवाल ये भी किया जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है जदीदियत के अफसाने अलामती असलूब को कि ये ऐसे दौर में लिखे जाते हैं जब जुल्म व तशद्दुद का दौर हो, जब कलमकार या तख्लीकार अपनी बात सीधे तौर पर रास्त बयान नहीं कर सकता है। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर हम देखेंगे सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना या ये जो है इंतजार हुसैन साहब के अफसाने, कई अफसानों का, या मौबिर जो है सलामी रज़ाक साहब का अफसाना, तो या कई और अफसाने गजनफर साहब ने भी अलामती जो अफसाने लिखे हैं, इसमें हम देखेंगे कौन सा जुल्म व तशद्दुद का दौर है। सीधे तौर पर नहीं वो कहानी बयान कर सकते, असल में ये फनकारी है। तो जदीदियत ने, अगर मैंने पहले भी अर्ज किया कि कारी को, आम कारी को उर्दू अफसाने से दूर कर दिया, लेकिन फनी बुनियाद पर उर्दू अफसाने को बहुत फ़ायदा भी पहुँचाया। आज भी उर्दू अलामती अफसाने लिखे जाते हैं। तो इसके बाद जो माबाद जदीद अफसाना जिसे हम कहेंगे, दौर कहेंगे, तो 86 के बाद जो शुरू हो रहा है, तो आज भी अफसाना जो है इर्तिका की मंजिलें तय करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आज हम देखते हैं कि उर्दू अफसाने की ज़ेरी असनाफ जो है, मौज़ूआती सतह पर भी देखेंगे, फनी सतह पर भी देखेंगे, तो साइफाई है, माइक्रो फिक्शन है, फैंटेसी फिक्शन है, लिखे जा रहे हैं। और इसी तरह से टेक्निक भी चेंज होती जा रही है, लेकिन जो फॉर्म है अफसाने का, उससे बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसी अफसानी फॉर्म में उर्दू अफसाना आगे बढ़ रहा है। बेहद शुक्रिया। अच्छी बात। ये कमाल साहब, कमाल साहब मौजूद हैं? सर हाँ मौजूद है। हाँ बोलिए जी बताइए। अब मैं जो हूँ, अभी रियाज तौहीदी साहब अपने जदीद अफसाने पे और मावाद जदीद अफसाने पे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी बात में थोड़ी सी मैं बता के फिर अपने सदर मोहतरम साहब से मुल्तमिस होऊंगा कि वो अपनी सदारती तकरीर पेश करें। जदीद अफसाना और तरक्की पसंद के अफसाने के बाद जदीद अफसाने का जो दौर हुआ है, तो उसमें जो है वो ये समझिए अफसाना तजरबाती अफसाना है। जदीद अफसाना तजरबाती अफसाना या तजरीदी अफसाना, उसमें तजर्बे किए गए और टेक्निक के हिसाब से और हैयत के हिसाब से, यही जदीदियत है, यही इसकी अहम खूबी है। यानी बगैर किरदारों से भी कहानियां लिखी गई, बगैर प्लाट की भी कहानियां लिखी गई और इबहाम पैदा करने भी सब कहानियां लिखी गई और अलामती तरह से इजहार भी अपनाया गया। ये सब हमारे जदीद अफसाने का नजरिया था। सबसे पहले हमारे हसन अस्करी साहब की चाय की प्याली और हरामजादी अफसाने इसमें अहमियत के हामिल हैं, और सादा हुसैन मिंटू ने जो खोल दो अफसाना है
वो भी एक जदीद रंग का अफसाना है। इसके अलावा अस्मत चुगताई की जड़ें, इंतजार हुसैन का आखिरी आदमी, सुहैल पसका का दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, और सलाम बिन रज़ाक साहब का अफसाना काले नाग के पुगारी, और प्रोफेसर गजनफर साहब के अफसाने कड़वा तेल और पहचान, और आज अभी हाल में जो 2-4 साल पहले आया है पार्किंग एरिया, और उनके दूसरे अफसाने खाली फ्रेम वगैरह जो है संगे मील की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा कुर्तुल हैदर ने भी अफसाने लिखे जो, और आज जो है ज़किया मशहदी, प्रोफेसर ज़किया मशहदी के अलावा सैयद मोहम्मद अशरफ साहब इसमें काबिल कदर तजर्बे कर रहे हैं। आपके तरुण रियाज साहिबा ने भी इसमें अहम रोल अदा किया है। जदीदियत के सब तजर्बे के बाद जो है हमारे मावाद जदीदियत का रोल आया है, लेकिन मावाद जदीदियत और जदीदियत को अलग नहीं कर सकते। मावाद जदीदियत कोई ये नहीं है कि वो जदीदियत की जिद है या जदीदियत के तरफदार करती है, लेकिन मावाद जदीदियत उन्हीं अफसाना निगारों ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जो जदीदियत के थे, कोई इस पर नहीं है। अब मैं मोहतरम सदर साहब जो हमारे आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम हैं, प्रोफेसर गजनफर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी आज सदारती तकरीर करें और कुछ क्वेश्चन वगैरह लोग करें, तो उसके बाद इस मैं पूरी सदारती तकरीर करने के बाद हमको नवाज। कमाल अख्तर साहब शुक्रिया। दोस्तों, कमाल अख्तर साहब ने उर्दू अफसाने पर एक मुज़ाकरे का एहतमाम करके एक बड़ा काम किया कि जो हमारे आज के नौजवान हैं या नई नस्ल है जो अफसाने की तारीख से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, वो वाकिफ हो जाए और मुख्तलिफ अदवार जो अफसाने की गुजरे हैं या मुख्तलिफ रुझानात जो पैदा हुए हैं या जो तहरीकें चली हैं, उन तहरीकों, उन रुझान और उन जो मोड़ हैं उनकी खुसूसियात क्या थी, कहाँ से कौन सा मोड़ आता है, किस मोड़ पर क्या क्या तब्दीली होती है, ये जान सके। अभी प्रोफेसर सगीर अफराहीम ने अफसाने के आगाज से लेकर तरक्की पसंद तहरीक तक का जो सफर है उस पर तफसीली गुफ्तगू की और ये बताया कि अफसाना जो शुरू हुआ था वो रूमानी अंदाज से शुरू हुआ था। मोहब्बत के अफसाने होते थे, ख्याली बातें ज़्यादा होती थी और इसकी वजह ये थी कि दास्तानों की जो रवायत थी उसके असरात बहुत गहरे थे। तो प्रेमचंद पर भी उसके असरात थे और यलदरम पर भी थे और राशिदुल खैरी पर भी थे। तो इसीलिए जो इब्तदा में अफसाने लिखे गए वो रूमानी अंदाज के या दस्तानी अंदाज के अफसाने थे। चूंकि अफसाने की टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी, अफसाने की हैत पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ी थी, इसलिए फनी एतबार से ये अफसाने उतने अच्छे नहीं हो सके जो बाद में हुए, प्रेमचंद ने लिखे या दूसरे लोगों ने लिखे। प्रेमचंद की कफन की बात सगीर अफराहीम ने की। बेलाशुबा प्रेमचंद का अफसाना कफन है, अच्छा है और बाद लोग उसे बड़ा कहते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत से झोल हैं, बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं। अगर आज प्रेमचंद अब कफन को लिखते तो शायद उसमें उन्हें तब्दीली करनी पड़ती। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। प्रेमचंद कहते हैं कि एक घर में एक मौत होती है, 3 लोग हैं, एक औरत की मौत हो जाती है, उस घर में 2 आदमी के अलावा और कोई नहीं होता है और उन दोनों को वो भेज देते हैं कफन खरीदने के लिए। ये बिल्कुल हकीकत से परे बात है कि किसी के घर में मौत हुई हो, उस घर के सारे आदमी कफन लेने चले जाएं और कोई उसके पास जबकि मोहल्ले का देखने वाला ना हो। तो चूंकि प्रेमचंद को शराब खाने में ले जाके कफन के पैसे से शराब पिलवाना था और फलसफा बघाड़ना था, इसलिए वो इस बात को भूल गए कि ये हकीकत निगारी से परे है। आज भी जबकि कंक्रीट का जमाना है, आज
تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کنکریٹ کا زمانہ ہے, لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں, ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں, لیکن آج بھی اگر درد ذہ سے کوئی تڑپ رہا ہے تو اس کی آواز سن کر لوگ ہاسپٹل لے کے چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں ایک جھوپڑے میں ایک عورت رہ رہی ہے اور پورے دن درد ذہ سے تڑپ رہی ہے اور کوئی دیکھنے تک نہیں آ رہا. تو یہ بھی ایک آپ دیکھیں گے تو ٹیکنیکل اعتبار سے یہ کمی ہے. خیر, لیکن چونکہ کفن اس زمانے میں رومانی افسانوں سے یا مثالی افسانوں سے نکل کے آیا تھا اور اس میں بہت سی حقیقتیں ظاہر ہوئی تھی, اس لیے یہ اس زمانے میں بڑا افسانہ سمجھا گیا. پریم چند کے بعد یا پریم چند کے معاصر لوگوں نے جو افسانے لکھے اسی کی بنیاد پر ترقی پسند افسانے کی بنیاد پڑی یا ترقی پسند افسانے کی عمارت کھڑی ہوئی. لیکن ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ترقی پسند کی عمارت کھڑی کی ہوئی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دنیا میں مارکس کا فلسفہ آ گیا تھا, یعنی کلاس کنفلکٹ کی بات چلنے لگی تھی, تو جو نابرابری ہے معاشرے میں اس معاشرے کو پینٹ کرنا تھا, پیش کرنا تھا. تو چنانچہ سجاد ظہیر اور ان کے دوست آواز شاید ہٹ گئی ہے, آ رہی جی آواز میں پرابلم آ رہی ہے کمال صاحب. جی آواز آ رہی ہے. پروفیسر غضنفر سر کی شاید آواز سنائی دی دے رہی ہے. نہیں جی. جی جی پتہ نہیں اس کا کیا آواز کو کیا ہو گیا, آواز آنا بند ہو گئی ہے. جی وہ کہیں میوٹ ہو گئے ہیں. غزنفر صاحب کہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کمال صاحب جب تک آپ گفتگو جاری رکھیے وہ آ جائیں گے, غضنفر صاحب آ رہے ہوں گے. جی سر کی آواز نہیں آ رہی تھی. میوٹ ہے, اسے کھول دیجئے. کھول دی, کھول گئی. غضنفر بھائی کھول دیجئے. آ رہی ہے. ہاں آ رہی ہے. ہاں جی آ گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑی ہے اس موومنٹ, ان لوگوں کی کوششوں سے جو باہر پڑھ رہے تھے, جس میں سجاد ظہیر پیش تھے. تو ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ترقی پسند افسانے کی بنیاد پڑی, جس پر صغیر افراہیم صاحب بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ادب میں ہمیشہ ایک جیسی صورت نہیں رہتی. لوگ موجودہ صورت سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اندر وہ تبدیلی چاہتے ہیں. تو ترقی پسند افسانے میں جو ایک اکہراپن پیدا ہو گیا تھا, جو زبان میں یکسانیت پیدا ہو گئی تھی, جو پروپیگنڈا بہت زوروں پہ تھا, اس سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی اور ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ کسی نئے انداز کا افسانہ آ جائے. اور اتفاق سے اسی زمانے میں کرکیگارڈ وغیرہ جو فلسفی تھے جدیدیت کے اور وجودیت کے, ان کے فلسفوں کی بنیاد پر جدیدیت کی بنیاد پڑی. پہلے جدیدیت کا اظہار ابسٹریکٹ آرٹ میں ہوا, پھر فکشن میں بھی شروع ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے, ترقی پسند افسانے کا مرکز معاشرہ تھا, معاشرے کے علاوہ فرد پر بات نہیں ہوتی تھی, جبکہ بعد میں فرد اہم ہو گیا تھا, اس کی گھٹن, اس کی تنہائی, اس کا کرب زیادہ اہم ہو گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ معاشرے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے کرب کو, اس کے دکھ درد کو, اس کی پیچیدگی کو پیش کریں, کیونکہ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی. تو جب زندگی پیچیدہ ہوتی ہے, کنٹینٹ پیچیدہ ہوتا ہے, تو اظہار بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے. نتیجے میں جدید افسانے کا جو اظہار تھا, جو بیان تھا, وہ مبہم ہو گیا, وہ ابسٹریکٹ, وہ کیا کہتے ہیں, علامتی ہو گیا. اور علامتی ہونے کے ساتھ ساتھ تجریدی ہوتا گیا. یعنی مبہم ہونا
बुरी बात नहीं है, अलामती होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर अदब में अलामतें नहीं होंगी तो बात डायरेक्ट हो जाएगी तो एक बार पढ़ने के बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फन हमेशा जिंदा रहे, हमेशा लोग आपको पढ़ते रहें, नए नए जाविये उभरते रहें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसमें तहदारी पैदा करें, और तहदारी पैदा करने के लिए जरूरी है कि अलामतों का इस्तेमाल करें। तो अलामतों का इस्तेमाल हुआ तो अफसाने में एक नया डायमेंशन शुरू हुआ, उर्दू अफसाना आगे बढ़ा। लेकिन कुछ लोगों ने जदीद अफसाने को इतना मुबहम कर दिया, इतना तजरीदी कर दिया कि उसका रिश्ता कारी से कट गया। तो और कारी से इसलिए कट गया कि कहानी में फलसफा ज्यादा आ गया और कहानी से कहानीपन गायब हो गया। जब कहानीपन गायब हो जाएगा तो सुनने वाले को कहानी में मजा नहीं आएगा। नतीजा क्या हुआ कि लोग उस कहानी से भी उबने लगे, एक तरक्की पसंद की इकसानियत से उब रहे थे, उकताहट महसूस कर रहे थे, डायरेक्टनेस से उकताहट महसूस कर रहे थे। अब यहाँ जदीदियत के इबहाम से, महमलियत से, तजरीदियत से उकताहट पैदा शुरू हुई, और नतीजा ये हुआ कि लोग बिदकने लगे और कहानी लोगों के दिमाग को चटखाने लगी। फिर कोशिश ये हुई अंदर अंदर कि कोई ऐसी कहानी आए जिसमें तरक्की पसंद कहानी के अच्छे अनासिर आ जाएं और जदीदियत के जो अफसाने थे उनके भी अच्छे अफसाने आ जाएं, और दोनों की जो कमियां थी या खराबियां थी वो दूर हो जाए। नतीजा ये हुआ कि अच्छे अब जो अफसाने लिखे गए, जिसमें सलाम बिन रज़ाक हैं, जिनमें अनवर खान हैं, अनवर कमर हैं, अशरफ हैं, तारिक शतारी हैं, हुसैनुल हक हैं, बेगहसास हैं, और गजनफर, बहुत सारे अफसाना निगार आ गए। तो इन्होंने जो अफसाना लिखा उनमें तरक्की पसंद अनासिर के अच्छे अनासिर, तरक्की पसंदी के अच्छे अनासिर और जदीदियत के अच्छे अनासिर शामिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि कहानीपन जो दूर हो गया था वो वापस आ गया, और कहानी फिर से अपील करने लगी, फिर से लोग सुनने लगे, और इस तरह से कहानी एक नए अंदाज की सामने आ गई। अब उसके बाद एक और तहरीक चली जो माबाद जदीदियत की तहरीक जिसको कहते हैं, रुझान तहरीक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि तहरीक कहते हैं कि बाकायदा उस पर काम किया जाए। जब माबाद जदीदियत पर उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से तरक्की पसंद तहरीक के लिए काम हुआ, कोई मैनिफेस्टो इसका नहीं। तो ये कहा गया कि कहानी में हाशिए को भी होना चाहिए, और हाशिया जो जदीद अफसाने से निकल गया था तो वो हाशिया आ जाए और इलाकाई अनासिर इसमें शामिल हो जाएं, और जो लोकल तहजीब होती है उसका भी इजहार होने लगे। तो कुछ ऐसे अनासिर भी अब कहानी में आने लगे जिन अनासिर की बुनियाद पर कहा गया कि ये जो अफसाना है ये जदीद अफसाने से थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है, तो इसके लिए एक अलग नाम दे दिया जाए, और उस अफसाने का नाम जो है माबाद जदीद अफसाना कर दिया गया, और कहा गया कि ये अफसाना मतन पर मतन भी बैठाते हैं। यानी किसी ने प्रेमचंद की कहानी पर कफन पर एक दूसरा कफन लिख दिया, गौदान पर किसी ने दूसरा अफसाना लिख दिया, इसी तरह से नदी पर किसी ने दूसरा अफसाना लिख दिया। तो मतन को लेकर एक नया मतन जिसको बैनुल मतूनियत का नाम भी दिया गया, तो इस तरह के अफसाने जो अब लिखे जाने लगे, इसी को माबाद जदीदियत कहा गया। लेकिन चूंकि माबाद जदीदियत के खत्तो खाल अभी वाज़े नहीं है, यानी आप बहुत आसानी से नहीं कह सकते हैं कि ये अफसाना तरक्की पसंद है, ये अफसाना तरक्की पसंद, ये अफसाना जदीद है और ये अफसाना माबाद जदीद है। जदीद अफसाने को तो पहचान लेगा आसानी से, तरक्की पसंद अफसाना भी पहचान लेंगे, लेकिन माबाद जदीद अफसाने को उस तरह नहीं पहचान सकते जिस तरह से जदीद अफसाने को या तरक्की पसंद अफसाने को पहचानते हैं। तो अफसाने ने जो सफर शुरू किया था प्रेमचंद से पहले से या प्रेमचंद के बाद से, वो आज अफसाना जो है पहुंचा है नए लोगों तक। यानी आज जो मोहसिन खान हैं या उनके बाद भी हमारी एक नस्ल आ गई है, उस नस्ल तक नया अफसाना पहुंच गया है। अब ये और बात है कि हर दौर का अफसाना जो है दूसरे दौर से मुख्तलिफ होता है, और जिस दौर में वो अफसाना होता है
इंसानी नफ्सियात ये है कि वो अपने दौर के अफसाने को सबसे अच्छा दौर का अफसाना कहता है। मसलन मुझे याद आता है कि एक इंटरव्यू हुआ जिसमें सुरेंद्र प्रकाश थे और बलराज मेहंद्रा थे और कई लोग थे। तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आज का अफसाना कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि अफसाना की तरक्की रुक गई है, अफसाना वहीं रुक गया है, अफसाना तो जहां हमने लिखा था छोड़ा था वहीं अफसाना है, आगे नहीं बढ़ा। जबकि अफसाना बढ़ता है, कंटेंट बढ़ता है, मुआशरे में तब्दीली आती है, मौज़ूआत में तनव्वुर होता है, जबान भी बदलती है। आज की जबान जदीद अफसाने की जबान से मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है कि आज हिंदी के अल्फाज, अंग्रेजी के अल्फाज, कम्युनिकेशन के अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो जबान जो बहुत ही खूबसूरत जबान हुआ करती थी, तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जिसको कहते हैं, शुरफा की, मुहज़्ज़ब, वो उर्दू अब नहीं दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि आज हमारी जो जबान है वो उस पर असरात बहुत हैं, नई टेक्निक के, नई साइंस की या नई दूसरी जबानों की। और हमारे घरों में उर्दू का वो चलन भी नहीं रहा, स्कूलों में भी उस तरह से उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। तो जाहिर है कि जब माहौल नहीं होगा, उर्दू स्कूलों में माहौल नहीं होगा, आपकी जबान वैसी नहीं हो सकती जैसी खुर्शीदुल इस्लाम की जबान थी, जैसी मेहदी अफादी की जबान थी, जैसी अबुल कलाम आजाद की जबान थी, जैसी शिबली की जबान थी, जैसे हाली की जबान थी। वो तो बदलेगी। तो जबान का बदलना, इसका मतलब ये नहीं कि जबान खराब हो रही है। जबान बिगड़ना, जबान का अमल जो है ना, वो बिगड़ना दरअसल बनना होता है। आप रोक नहीं सकते। आप अपनी जबान में दूसरी जबानों को आने से, उनके अल्फाज को शामिल होने से आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये अच्छा अमल है, लेकिन इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी जबान में किसी बात के इजहार के लिए लफ्ज मौजूद हैं, तो हम दूसरी जबान से क्यों लें? हम क्यों नहीं अपनी जबान के अल्फाज इस्तेमाल करें? अगर ये छोड़ देंगे तो हमारी अपनी जबान सिमट सकती है, कमजोर हो सकती है, मर भी सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जबान पर मेहनत करें और अपने इजहार को मजबूत करें। और अपना इजहार, अपनी जबान, अपने अल्फाज से ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर हमारा इजहार बेहतर होगा तो हमारा अफसाना भी बेहतर होगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो उर्दू अफसाना है उसने एक लंबा सफर तय किया है। इसमें कई मोड़ आए हैं। क्लासिकी दौर आया है, रूमानियत का दौर आया है, इसमें तरक्की पसंद दौर आया है, इसमें जदीदियत का दौर आया है, इसमें माबादे जदीदियत का दौर आया है। और इसके बाद भी हो सकता है कि आगे कोई और दौर आए। और इस वक्त जो हमारा अफसाना है वो बदल सकता है। और इस वक्त खास तौर से मीडिया पर जो जोर है एक अफसानचे का या माइक्रोफ का या बिल्कुल नए अफसाने का, मिनी अफसाने का, तो मुमकिन है कि अफसाना आगे चल के और कोई रूप ले ले और इस रूप में भी और बेहतर अफसाने तख्लीक हो सकें। अभी तक जो नमूने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नमूने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो नमूने आ रहे हैं उन नमूनों को बेस बना के उसकी तकलीद की जाए, उस पर अमल किया जाए, उसकी कमियों को दूर करें और अच्छे अफसाने लिखने की कोशिश करें, तो मुमकिन है कि अफसाने का एक और सुनहरा दौर हमें मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की गुफ्तगू से ये बात साफ हो गई होगी कि उर्दू अफसाने ने जो सफर किया था वो कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंचा है। मैं कमाल अख्तर साहब की तरफ से मैं इस प्रोग्राम में जो शुरका हैं, जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और सब जो आने में, जो वक्त देने में जो तकलीफें हुई या सऊबतें उठाई या जो इन्हमाक दिखाया, उन सब के लिए कमाल अख्तर साहब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और बाकायदा शुक्रिया तो कमाल अख्तर साहब करेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर सलाम बिन रज़ाक भी गुफ्तगू करते, इब्ने कौल साहब किसी वजह से चले गए, अगर वो भी मौजूद होते
تو شاید یہ پروگرام اور بہتر ہو سکتا تھا اور بہت سی چیزیں ہم تک پہنچ سکتی تھی. لیکن صغیر صاحب چونکہ ناول پر افسانے پر یہ کام کرتے رہتے ہیں اور بہت کام کیا ہے، تو ان کی موجودگی سے، ان کی گفتگو سے ایک کئی دور انہوں نے سمیٹ لیے تھے. کئی دور کے جو افسانہ نگار ہے اور اس دور کے افسانوں کی جو خصوصیات تھیں اور اس کا جو ماحول تھا وہ سامنے آ گیا. تو اس طرح سے بہت سی باتیں ہم تک پہنچ گئیں. اسی طرح سے ہمارے توحیدی نے کچھ گفتگو کی یا جدیدیت کے بارے میں بتایا. تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب محفل رہی، اور اس محفل کی کامیابی کا سہرا تو کمال اختر کے سر بھی بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ہم سب کو جمع کیا اور اس پروگرام کو ارینج کیا. میں کمال اختر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح اتنی اچھی بزم سجائی. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. کمال اختر صاحب. محترم کا بہت بہت شکریہ. تمام حاضرین اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ. ہم نے جو ہے دیکھا آن لائن بہت سے مشاعرے ہو رہے تھے، لیکن نثری افسانے پہ نہیں ہو رہے تھے. تو ہم نے جو افسانے سے ہم لوگ متعارف ہو جائیں، افسانے کے جو سوالات ذہن میں ہوتے تھے، جو نئے نئے افسانہ نگار ہیں ان کو کچھ جو ہے نئی روشنی ملے، اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور بہت ہی اچھا پروگرام ہو گیا. پروفیسر صغیر صاحب نے بہت ہی عمدہ تقریر کی اور بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور اس کو آگے جو ہے پھر ہمارے پروفیسر غضنفر صاحب نے ایک افسانے کی جو ایسے پہلو تھے جو ہم کو کہیں کتابوں میں نہیں ملتے، جس پہ گفتگو نہیں کی ہے گئی ہے اور نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کسی کانسیپٹ کلیئر ہے، نہ کچھ. مابعد جدید پہ ایک بلکہ سادہ الفاظوں میں انہوں نے بتایا کہ آج افسانہ کا کیا رخ ہے، مابعد جدید افسانہ کیا ہے، ترقی پسند اور جدید افسانہ اور بعد جدید افسانے میں کیا فرق ہے. ہم سب کے بہت ممنون ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سلام بن رزاق صاحب آئے تھے، کسی وجہ سے چلے گئے، اور ابن کمل صاحب بھی اب نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس میں پروگرام میں شرکت فرمائی. اب ہمارے سے جو ہے فیصل آباد پاکستان سے ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب جڑے ہوئے ہیں، پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب، اور سیما افراہیم صاحب بھی جڑی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر شہانہ علی، افسر میر، آمنہ یوسف، اور آپ کے صادقہ نواب سحر صاحبہ جو بھی ناول اور فکشن میں بہت ہی اعلیٰ نام ہے، وہ بھی جڑی ہوئی ہیں. محمد فرد اللہ خان جدہ سے جڑے ہوئے ہیں، محمد علیم اسماعیل بھی جڑے ہوئے ہیں، اور رمیشہ قمر بھی جڑی ہوئی ہیں. صغیر ابراہیم صاحب تو ہی ہیں. ہم سب کا خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس محفل میں آ کر ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آج اردو ادب میں جو ہے کہ تاریخ میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھے گا اور ایک نیا باب کا اضافہ کرے گا، کیونکہ اس میں بہت ہی اچھی افسانے پہ گفتگو ہوئی ہے. ہم سب کا تو یہ کرتے ہیں. اب کچھ لوگ سارے جو ہے کچھ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، تو جو ہے آپ لوگ مل گئے ہیں تو کچھ یہ جواب دیجیے. میں محمود صاحب سے سب سے پہلے ملتمس ہوں اگر وہ اپنا کوشچن کرنا چاہتے ہیں. محمود صاحب آواز نہیں آ رہی. محمود شاہد نہیں ہے تو میں ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے ملتمس ہوں. جی جی آپ بتائیے، گفتگو کیجیے، اپنا سوال کوشچن پوچھیے. سر میرا سوال جناب صغیر افراہیم صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے منٹو کو تینوں زبانوں سے جوڑ دیا ہے، تینوں زمانوں سے جوڑ دیا ہے. وہ منٹو کو ترقی پسند افسانہ نگار بھی تسلیم کرتے ہیں، جدید افسانہ نگار بھی ترقی مانتے ہیں، اور مابعد جدیدیت سے بھی انہوں نے منٹو کو جوڑ دیا ہے. صرف منٹو کو ہی آپ نے تینوں زمانوں سے کیوں جوڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ منٹو کے عہد میں جتنے بھی افسانہ نگار تھے بڑے، کیا ان کو ہم ان تینوں زمانوں سے نہیں جوڑ سکتے؟ اگر نہیں جوڑ سکتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور صرف منٹو کو ہی جوڑنے کی اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں بالکل آپ جوڑیے، بہت اچھا لگتا ہے. میں نے تو اس لیے کہ ہر عہد کا ایک بڑا افسانہ نگار ہوتا ہے، ہر عہد کا.
چونکہ میں نے اپنی گفتگو 2 عہد تک مجھ سے کہا گیا تھا کہ 2 اپنے عہد تک محدود کر دیجئے، تو پہلا عہد میں نے اسی لیے رکھا جو سینکڑوں افسانے، بڑے افسانے نگار ہیں، وہ افسانے نگار، افسانے کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں وہ پریم چند کا عہد ہے، قداور عہد، یعنی پریم چند کے لیے، پریم چند کے مجموعوں پر راشد الخیری نے تمہیدی کلمات لکھے، لیکن وہ نہیں بن سکے۔ بہرحال اپنے دور کا سب سے بڑا، منٹو نے کبھی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، جیسے پریم چند نے نہیں محدود رکھا، کوئی بھی بڑا فنکار نہیں محدود رکھتا، قرۃ العین حیدر نے کبھی اپنے کو محدود نہیں رکھا۔ منٹو اس لیے کہ منٹو نے ہر طرح سے ٹیکنیک بتائی، اس کے ساتھی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اپیندر ناتھ اشک کے تو یہ تمام باتیں موجود ہے کہ اپیندر ناتھ اشک نے ان سے پوچھا کہ منٹو تمہاری کہانی اتنی اچھی ہوتی کیسے لکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ٹائپ رائٹر پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں۔ اپیندر ناتھ اشک نے وہ ٹائپ رائٹر خرید لیا، ٹائپ رائٹر پہ وہ کہانی لکھی، پسند نہیں کی گئی، کہا انہوں نے کہا ارے تم کیسے بیٹھے؟ میں تو اسٹول پہ بیٹھ کے لکھتا ہوں۔ اپیندر ناتھ اشک نے اسٹول پہ بیٹھ کے لکھا، کہانی نہیں اتنی بن سکی۔ کہانی بنانے کا ہنر، عصمت چغتائی ان کی عہد کی مانتی ہیں کہ بڑا افسانہ نگار ہے۔ کرسچن کیا، آج بھی میں نے آج کو اس لیے بھی جوڑا کہ ہمارے عہد کے 2 بڑے افسانہ نگار، ایک جن کی تربیت میں نے بہت کچھ سیکھا تمام عمر، قاضی عبدالستار، دوسرا رتن سنگھ جو آخر تک جن کا بھی انتقال ہوا ہے، بڑا افسانہ نگار، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے یہ ٹیکنیک منٹو سے سیکھی۔ مختصر ترین افسانہ، اور افسانہ کیا کہ افسانے میں کچھ ہو، اس کے ایک لفظ کو بھی، جملہ تو بہت دور، لفظ کو بھی ہٹا دیا جائے تو بڑی بات۔ یہ ٹیکنیک بہت اس کے آگے ہم بڑے نہیں تھے، ورنہ ہم بتاتے کہ یہ ٹیکنیک آپ کو دیکھنا ہے آگے جدید زمانے میں تو نیر مسعود کے یہاں دیکھ لیجیے، اختصار سے کام لیجیے، ہمارے اپنے دوستوں میں ہیں ہم جی۔ تو سوال یہ آپ کا ہے کہ منٹو دیکھیں ہر دور کا ایک بڑا ہے، وہاں تک ہم نے آگے بات نہیں کی تھی، اور آج بھی زندہ رہے۔ پریم چند کے اوپر بڑی اچھی گفتگو بھی غضنفر صاحب نے کی، اتنی شاندار، بڑی کہانی وہی رہ جاتی ہے جس کے ڈائمینشن بہت سے ہوتے رہے، جیسا بھی غضنفر صاحب نے کہا۔ عیدگاہ بہت آپ پڑھتے ہیں، کیا عیدگاہ صرف حامد کی کہانی ہے، آمینہ کی کہانی ہے، چمٹے کی کہانی ہے؟ تو پھر عیدگاہ نام کیوں رکھا گیا؟ پریم چند نے کیوں رکھ دیا گیا اس حامد کو؟ مسلم بستی کا شخص، در یتیم، نہ ماں نہ باپ نہ دادا، کوئی نہیں گھر میں، بوڑھی دادی، لیکن میسج کتنے ڈائریکٹ، اور ہر دور میں کووڈ-19 میں آپ اس کا میسج نکال لیجئے تو یہ میسج مل رہا ہے کہ اس دور میں جب رمضان کے مہینے میں خیرات و زکوٰۃ و فطرہ نکالا جاتا ہے، وہ خاتون جس کو نظر نہیں آ رہا ہے، بوڑھی خاتون کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہے، سلائی کرتی ہے، اور یعنی محنت اور مزدوری کا میسج۔ دوسرا میسج مل رہا ہے کہ کب ہو گئی عید الفطر، کب ہو گئی، فطرہ کا کس کو دیا آپ نے جو حامد کو نہیں ملا؟ ڈائمینشن سینکڑوں، جیسے غضنفر صاحب نے کہا کفن کے ڈائمینشن ہے، ایسے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ سینکڑوں افسانے نگار، ہم کہہ سکتے ہیں بڑے افسانے نگار، ابھی اس دور کے ہم اپنے دوستوں کے نام بتائیں جو بڑے افسانے نگار ہیں، لیکن یہ موقع نہیں تھا، یا وہاں تک ہم نے سوچا تھا کہ 2 ہی عہد ہم سکھائے گئے، اور آگے بات کرتے ہیں۔ اچھی بہت بات، اچھا آپ کا سوال، لیکن بڑا افسانہ نگار ہے یہ۔ شکریہ سہیل افریم صاحب۔ ایک سوال میرا غضنفر صاحب سے ہے جی، وہ یہ ہے کہ میں ان کی تقریر سے، ان کے کلیدی خطبے سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور ان کا یہ کہنا کہ تجریدیت کی وجہ سے جدید افسانہ قاری سے دور ہو گیا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔
میرا خیال یہ ہے کہ افسانہ خاری سے دور نہیں ہوا ہے بلکہ قاری افسانے سے دور ہو گیا ہے، کیونکہ جس عہد میں جدید افسانہ لکھا جا رہا تھا ہمارا قاری کی جو ذہنی سطح تھی وہ ذہنی سطح ہمارے قلمکار سے بہت کم تھی. جو تجریدی افسانے اپنے عہد میں لکھے جا رہے تھے اور جن کو ہم نے گنجلک سمجھا، ناقابل فہم سمجھا، مشکل سمجھا، آج وہی افسانے ہمیں آسان معلوم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا قلمکار اپنے عہد سے بہت آگے تھا اور خاص کر اردو معاشرہ ہمیشہ پیچھے ہی رہا ہے. میں جواب دوں؟ جی ہاں محترم، میں جواب دیتا ہوں. ایک اور سوال ہے اسی سے جڑا ہوا. میں پہلے اس کا جواب آپ لے لیں. ٹھیک ہے بہتر. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جن کو قاری سے اونچا سمجھتے ہیں ان میں سے سارے افسانے جتنے افسانے نگار تھے اہم وہ سب مر چکے ہیں. نہ قمر احسن کو کوئی جانتا ہے، نہ حمید سہروردی کو کوئی جانتا ہے، نہ اکرام باغ اب زندہ ہیں. وہی لوگ زندہ ہیں جو کمیونیکیشن کو بہتر سمجھتے تھے. سلام بن رزاق زندہ ہیں، پرکاش کے کچھ افسانے زندہ ہیں، باقی افسانے ان کے مر گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ قاری بیوقوف تھا یا پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ افسانے کچھ اچھے افسانے تھے جدیدیت کے بھی اور ترقی پسندی کے بھی، وہ اچھے تھے، وہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن جو کیستا تھے، جو مشکل تھے، وہ سارے کے سارے افسانے ختم ہو گئے، مر گئے. یعنی مہدی جعفر نے قمر احسن کے افسانوں کے تجزیے کیے اور تجزیہ کرنے کے بعد بھی وہ افسانے سمجھ میں نہیں آئے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قاری ہمارا کمزور تھا اور ہمارے فنکار بہت اونچے تھے. وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ضرور تھے لیکن ان میں سے سب اونچے نہیں تھے، اور جو وہ اونچے تھے وہ قاری کا خیال رکھتے تھے. اچھا شکریہ. ترغیب دوسرا جدیدیت سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے جی کہ ٹھیک ہے جدید کے خد و خال تو بہت، جدیدیت کے خد و خال بہت واضح ہیں، ہاں، اس کی تعریف بہت ہی واضح ہے، اور اس کی تعریف میں شمس الرحمن فاروقی نے جو عوامل و عناصر انہوں نے بتائے ہیں، ہاں، اور جس طرح انہوں نے ترقی پسند افسانے سے جدید افسانے کو الگ کیا ہے، ہم اس سے متفق ہیں. لیکن مابعد جدیدیت کی افسانے کی تعریف میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں یا اس میں جن عناصر کی طرف، عوامل کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، وہ ساری باتیں ہمیں ترقی پسند افسانے بھی نظر آتی ہیں. تو کیا مابعد جدیدیت کی توسیع کے بجائے ترقی پسند تحریک کی توسیع ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں. ہمارے قمر رئیس صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو نیا افسانہ ہے، یعنی جدیدیت کے بعد والا جو افسانہ ہے، وہ ترقی پسند افسانے کی توسیع ہے، یعنی اس کے بعد کا. تو ہر جو ہراول دستے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے نئی تحریکوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. مابعد جدیدیت کے بھی کچھ بنیادیں ہیں. ترقی پسندی کی جو اس طرح سے بنیادیں تھیں اور جدیدیت کی بنیادیں تھیں، اسی طرح سے مابعد جدیدیت کی بنیادیں ہیں. یہ جو فوکا، لارا، یہ سب جو مطلب بڑے تھنکرز تھے، اور ڈی کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن، اور یہ جو بین المتونیت وغیرہ جو اصطلاحیں ہیں، وہ یوں ہی نہیں پیدا ہو گئی ہیں. ان کے کچھ رول ہیں. یہ اور بات ہے کہ خط و خال اس طرح سے واضح نہیں ہو سکے ہیں، یا عملی نمونے اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آ سکے ہیں جس طرح سے ترقی پسندی کے نمونے یا جدید افسانے کے نمونے ہمارے پاس وافر مقدار میں آ گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ ایک نیا زمانہ آئے، ہمارا نیا نقاد جو ہے اس پہ غور کرے اور کچھ افسانوں کو ان میں سے الگ کر کے یہ دکھا سکے، بتا سکے کہ دیکھیے یہ مابعد جدید افسانہ ہے. اور مابعد جدید افسانہ اس لیے ہے کہ یہ جدیدیت سے یوں مختلف ہے اور ترقی پسندی سے یوں مختلف ہے. لیکن ابھی وہ وقت ابھی نہیں آ سکا ہے، یعنی کم سے کم میرے نزدیک اس طرح کے نمونے تو نہیں ہیں جن کو ہم واضح طور پر کہہ سکیں کہ یہ مابعد جدید افسانے ہیں. اور اسی لیے آپ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ترقی پسندی کے عناصر بھی ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے، جو اچھا ادب ہوتا ہے، وہ جو بڑا ادب ہوتا ہے،
उस पर कोई लेबल नहीं लगता, वो हर जमाने में जिंदा रहता है, हर माहौल में उसको पसंद किया जाता है। और इसीलिए बड़े जो राइटर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, उनको हर आदमी क्लेम करता है कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। मंटो को जो सगीर अफराहिम जो कह रहे हैं कि वो आज का भी अफसाना निगार है, वो इसलिए कह रहे हैं कि मंटो की कुछ कहानियां ऐसी हैं जो जदीद अफसाने की बुनियादी यानी अच्छी कहानियों में उनको आप शुमार कर सकते हैं। या आज जो अफसानचे का चलन है, ये अफसानचा मंटो ने बहुत पहले लिख दिया था, लेकिन मंटो के अफसानचों को भी उस जमाने में रिकॉग्निशन नहीं मिला, लतीफे कहा गया, चुटकुले कहा गया, जबकि आज के अफसानचों से ज्यादा बेहतर उसके अफसानचे हैं मंटो के। और जिसकी बुनियाद पर रतन सिंह ने अफसाने लिखे या जोगेंद्र पाल ने लिखे। लेकिन अभी ये असनाफ, अफसानचा हो या माइक्रोफ हो, अभी इसके खतोखाल वाजे नहीं हो पाए हैं, जिनको जिस तरह से जदीदियत के खतोखाल या तरक्की पसंद अफसाने के खतोखाल थे, माबाद जदीद अफसाने के भी खतोखाल पूरी तरह से वाजे नहीं हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर सादिका नवाब शहर से मुल्तमिस हूँ, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें। कमाल साहब, मैंने भी ये कहा था ना सवाल एक पूछना है। हाँ, तो अब इसके बाद हाँ बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब यहाँ अफसानों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता, सवाल नहीं है, सिर्फ एक एहसास है मुझे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रटे रटाए जो नाम है उन्हीं को हम लोग रिपीट करते रहते हैं, माफ कीजिएगा। और जो नई चीजें आ रही हैं हमारे अफसाने में, उन पर उनको नहीं देखते हम लोग। तो बस ये ख्याल है मेरे जहन में, तो ये हर दौर में यही हुआ है और इस दौर में भी यही हो रहा है, तो क्या अजब है। हाँ नहीं, आपका सवाल बहुत वैलिड है, और ये आमतौर पर होता यह है कि नाम लेते वक्त बहुत सारे नाम छूट जाते हैं, वगैरह में चले जाते हैं, और कुछ नाम सामने आ जाते हैं। इससे पहले भी एक प्रोग्राम में मैं था, तो एक साहिबा ने सवाल किया कि क्या आपको ख़वातीन अफसाना निगार और तख्लीकार नज़र नहीं आती? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि क्यों नहीं, वो भी हैं। इस महफिल में भी तरन्नुम रियाज का जिक्र सगीर साहब ने किया, और बेशक सादका नवाब शहर भी इस वक्त अच्छे लिखने वालों में हैं। इनके नावल, कई नावल आ चुके हैं, बिताशा वाला नावल है, या इनके अफसाने ये हिंदी में भी लिखती हैं और उर्दू में तो लिखती ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नज़रअंदाज हो रही हैं या आपका नाम नहीं लिया जा रहा। किसी महफिल में सिर्फ आप ही का नाम लिया जाता है और दूसरे लोगों का नाम नहीं लिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमारे जहन से महव हैं। वो गुफ्तगू करते वक्त कुछ नाम फौरन याद आ जाते हैं और कुछ नाम याद नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई गैर अहम है और दूसरा ज्यादा अहम हो गया और सब सारे के नाम लिए जाएं। ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि हम सारे नाम गिनवा दें। तो जो नाम आ जाते हैं फौरन। जफर भाई एक मिनट जरा सोचा, देखिए जहाँ ये दौर चल रहा था अदवार, और उसमें जैसे पहला दौर आया तो हिजाब इम्तियाज का बेहतरीन बड़ा नाम, आपने लिया बड़ा नाम, बाद में रशीद जहां का बड़ा नाम, इस्मत चुगताई का बड़ा नाम। ये तो अब ये रह गया कि तो सादका नवाब का सवाल यही है कि कुछ नाम रटे रटाए आप ले रहे हैं, बाकी लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ये उनका है। ये तो तरक्की पसंद, यानी जमाने तक इस्मत तक ही बात थी, उसके आगे गुफ्तगू होती तो यकीनन बात होती, वरना नाम अभी कुरातुल्लाह हैदर का भी आया था। नहीं इस वक्त खवातीन अफसाना निगारों में या नक्कादों में, मतलब जो नए लोग हैं उसमें सादका नवाब तो नहीं है, पुरानी है। तो सादका नवाब हैं, गजाल जैगम हैं, तरन्नुम रियाज हैं, वो क्या कहते हैं,
यूसुफ पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, और हमारे इलाहाबाद की मोहतरमा हैं जिन्होंने नावल लिखा। और इधर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे नाम भी आए हैं जो तनकीद में, मसलन यहाँ पे कुछ नाम नजर आ रहा है कि आमीना यूसुफ और रमीशा कमर, तो ये लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इनकी किताबें आ रही हैं, तो जाहिर है कि इनके नाम भी लिए जाएंगे और लोग लेते हैं। तो एक महफिल में लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों के नाम लिए जाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाम ये कोई अंसारी आ रहा है, ये अंसारी कौन है भाई? या तो नेहा अंसारी हो सकती हैं या कोई और अंसारी हो, तो अगर ये नेहा है तो इन्होंने भी अभी, अगर ये नेहा है अंसारी, तो अभी इनका 75 जो राइटर सिलेक्ट हुए हैं हिंदुस्तान में उर्दू में 4, उनमें से एक है। अगर ये हैं तो इनको मुबारकबाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे सर। जी जी जी। आपने माइक्रोव की बात की है, मैक्रो फिक्शन के बाद माइक्रो फिक्शन आजकल रवाज पा रहा है जी। तो क्या एक मुख्तसर कहानी में, जिसे कभी अफसाने का नाम दिया जाता है, कभी कोई और नाम, तो इसकी क्या गुंजाइश है माबाद जदीदियत अफसाने में? मसलन मैं ये इसका क्रेडिट भी मंटो को देता हूँ कि उन्होंने स्याह हाशिये नाम से एक किताब लिखी, और उसके बाद अब तहसीन गिलानी पाकिस्तान से एक रिसाला भी इसी मौजू पे निकाल रहे हैं, जिसमें माइक्रो फिक्शन शाये किया था, वो इसे माइक्रो कहते हैं जी। आपने भी यही लफ्ज बोला, तो मेरा सवाल ये है कि क्या मुख्तसर हवाले से कोई बड़ी बात करना मुमकिन है या नहीं? देखिए, मुमकिन क्यों नहीं है। 2 मिसरों में, गजल के 2 मिसरों में बड़ी से बड़ी बात कही जाती है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। 2 मिसरों में गालिब ने कितने पते की और कितनी बड़ी बात कह दी है। या और बाजार से ले आए अगर टूट गया जामे जम से, ये मेरा जामे सिफाल अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि सांचा चाहे बड़ा हो या सांचा छोटा हो, नावल के सांचे में भी खराब तख्लीक पैदा हो सकती है, और अफसानचे और अफसाने के सांचे में भी बड़ी और अच्छी तख्लीक पैदा हो सकती है। ये डिपेंड करता है खालिक पर, तख्लीकार पर, कि वो कूजे में समंदर को किस तरह से भरता है। ऐसा तो नहीं है कि पाव भर की बोतल में आप 1 किलो तेल डालने की कोशिश करें तो 3 पाव तेल इधर उधर गिर जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो अगर आप माइक्रोव में या अफसानचे में, मेरा मानना यह है कि माइक्रोव या मुख्तसर अफसानचा ये मुख्तसर अफसाने से ज्यादा मुश्किल फन है। इसका एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बहुत नपातुला होना चाहिए, बहुत गुंजाइश नहीं होती है इसमें भर्ती की। अगर एक भी लफ्ज इधर उधर हो गया तो पूरी इमारत गिर सकती है। और चूंकि ये जिंदगी का निचोड़ आप पेश करने जा रहे हैं और आपके पास अल्फाज कम है, तो कम से कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा मानी समोने की आप कोशिश करेंगे, तभी वो बेहतरीन वो सांचा या बेहतरीन तख्लीक साबित हो सकती है। तो यकीनन गुंजाइश है कि आप माइक्रोव में या मुख्तसर या अफसानचे में कोई अच्छी बात कह सकें, कोई अच्छा अफसाना लिख सकें। लेकिन जो अफसानचे आ रहे हैं या जो माइक्रोव की मिसालें आ रही हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये अफसानचा है या ये माइक्रोव है। अभी हमने कोई ऐसी लकीर नहीं बनाई है। हाँ, इम्कानात बहुत हैं और इम्कानात के लिए कोशिश भी हो रही है और कुछ नमूने आ भी रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उन नमूनों को सामने रखकर ये बताने की कोशिश की जाए कि ये देखिए आपके पास 2 नमूने हैं, ये माइक्रोव है, ये अफसानचा है, ये चुटकुला है, ये नसरी नज्म है। जिस दिन आप खत खींच सकें कि ये नसरी नज्म है, ये अफसानचा है, ये मिनी कहानी है, ये माइक्रोव है, उस दिन समझिए कि माइक्रोव जो है वो जिंदा हो गई, वो रानी बन गई। और नहीं तो उस वक्त तक रानी नहीं बन सकती
جب تک اس رانی کے خط و خال میں چمک دمک پیدا نہیں ہو پاتی. شکریہ. بہت اچھا جواب, بہت بہت اچھا. ڈاکٹر شبیر احمد قادری سوال کر رہے تھے فیصل آباد یونیورسٹی سے. اب ہم جو ہے لوگوں سے ملتمس ہیں کہ لوگ صرف ایک ہی سوال پوچھے, زیادہ سوال نہ پوچھے. اب ریاض توحیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سوال پوچھ لیں اپنا. بہت شکریہ ڈاکٹر کمال صاحب. پہلی مبارکباد آپ کو کہ ایسی خوبصورت جو ہے محفل سجائی. تو اساتذہ کرام یہاں پر ہیں, جاننے والے ہیں, ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں. اصل میں یہ کیونکہ ہم چھوٹے ہیں, جب چھوٹے بڑوں سے نہیں سیکھیں گے, سکھانے والے ہونے چاہیے. تو یہاں پر خود نے جو ہے تو اس کو جدید افسانے میں ہم رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ ایک سوال آیا تھا نا یہ اس حوالے سے کہ جدید منٹو اور جدید افسانہ. تو وہ افسانہ جب پڑھیں گے تو جدید افسانے میں, کیونکہ علامتی نبی کا ہے. خیر, اب ایک خوبصورت بات یہ غضنفر صاحب نے فرمائی کہ مابعد جدید افسانہ جو ہے ہم ابھی یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کس کو کہیں گے, کس غزل کو یا افسانے کو یہ مابعد جدید افسانہ ہے, کس وجہ سے. لیکن ایک بات یہ ہے, مابعد جدید یا آج کا افسانہ اس کے بعد وہ قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک دہرائی جا رہی ہے یا وہ افسانے. کیونکہ آج کا افسانہ نگار یا آج کا ناقد جو ہے وہ کسی تحریک کے زیر اثر نہیں لکھ رہا ہے. بیشتر ایسے ہیں جو آزادانہ طریقے سے لکھ رہے ہیں, جیسا بھی موضوع ہوگا جس قسم کا. خیر, سوال یہ ہے کہ اس پروگرام کا ایک اہم حصہ جو تھا وہ تھا عصری افسانہ, یعنی ترقی پسند ابتدا اور اس کے بعد ترقی پسند, اس کے بعد جدیدیت اور مابعد جدیدیت تک تو بات ہو گئی. لیکن عصری افسانے کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی بات مؤثر انداز سے نہیں ہوئی. اچھا, میں کر دے رہا ہوں, میں وہ بات بھی آپ کی وہ تشنگی بھی دور میں کر دے رہا ہوں. یہی جدید ہے. یہ جو ہمعصر افسانہ ہے, معاصر افسانہ جو ہے, یہ جدید افسانے سے اور ترقی پسند افسانے سے مختلف ہے. میں نے اشارہ کیا تھا, تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی. اس نے کیا کیا کہ ترقی پسند افسانے کی جو صالح قدریں تھی, جو اچھی باتیں تھی, جو پازیٹیو باتیں تھی, اس نے یہ لے لی, اور جدیدیت کا جو اظہار تھا, تہدار والا اظہار, تہداری والا, جس میں مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں, وہ لے لی. یعنی کنٹینٹ جو ہے وہ ترقی پسندی والا لیا, اور جدید, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جدید کنٹینٹ نہیں تھا, لیکن اظہار جو لیا, جو خوبصورت اظہار, دو طرح کی اظہار جدیدیت میں تھا. ایک دماغ کو چٹخا دینے والا اظہار تھا, اور ایک آپ کو ایسا اظہار دیتا تھا جس میں آپ کے ذہن کی طرفیں کھل جائیں. تو یہ جو تہداری والا جو اظہار تھا, اس کو نئے افسانے نے اپنا لیا. اب ان دونوں کی آمیزش سے جو افسانہ بنا, اس افسانے میں کہانی پن لوٹ آیا. اور اب آج کا جو افسانہ, ہم اچھے لوگوں کا افسانہ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں حظ حاصل ہوتا ہے, ہمارا دماغ نہیں چٹکتا, ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوتی, نہ زبان کی سطح پہ نہ کنٹینٹ کی سطح پہ سمجھنے میں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے افسانے میں مصلحتیں نہیں ہیں. ترقی پسند افسانے میں مصلحتیں تھی, جدید افسانے میں بھی مصلحت تھی. آج کا افسانہ چونکہ کسی ازم سے گورن نہیں ہو رہا ہے, کسی نقاد سے گورن نہیں ہو رہا ہے, وہ آزادانہ طور پر لکھ رہا ہے, اس لیے وہ کھل کر باتیں لکھتا ہے. وہ یہ برابر نہیں کرتا کہ ادھر 10 مرے تو ادھر بھی 10 مار دو, نہیں, جدھر مرے ہیں انہی مرنے والوں کا ذکر ہونا ہے. تو آج کا افسانہ جو نگار ہے وہ ذرا بے باک ہو گیا ہے, اور بے باکی کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیا آ گیا ہے. یہ جو میڈیا ہے نا, جس کو آپ ریڈیو کہتے ہیں اور یا دوردرشن کہتے ہیں یا ٹیلی ویژن کہتے ہیں یا یہ دوسرے اور جو ہے سوشل میڈیا, اس نے بے باکی پیدا کر دی ہے, ڈر خوف ختم کر دیا ہے. اس طرح کی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوتی تھی. اسی لیے آج کا افسانہ نگار بہت بے باک ہو کر لکھ رہا ہے. ایک بات. دو بات. تیسری بات یہ ہے کہ ترقی پسندی کے زمانے میں اور جدیدیت کے زمانے میں زندگی میں اتنے ڈائمنشن نہیں تھے, سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, روزانہ زندگی نہیں بدل رہی تھی. آج زندگی روزانہ بدل رہی ہے, اور اس طرح کی مہاماریاں بھی نہیں آئی تھی کہ 2-3 سال تک آدمی گھر سے نہ نکلے. چھت پر ٹہلنے کے لیے جو باغ میں جاتا تھا وہ چھت پہ ٹہلے اور گھر میں پڑا رہے,
اور جس کا پیٹ نہیں نکلا ہوتا تھا اس کا پیٹ نکل جائے, جس کے چہرے پہ کسا ہوتا تھا اس کی جھریاں پیدا ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی زندگی ان لوگوں کو نہیں ملی تھی. اس طرح کی زندگی آج کے افسانہ نگاروں کو مل رہی ہے. تو آج کی زندگی کو وہ پیش کر رہا ہے. پھر گلوبل ولیج کا کنسپٹ نہیں تھا. آج دنیا ایک جگہ پہنچ گئی ہے. آج ہم جو کچھ سوچتے ہیں کہیں اور دوسرے لوگ بھی سوچ لیتے ہیں, وہاں بھی بات پہنچ جاتی ہے. تو نئی زندگی کا اظہار یعنی کنٹینٹ میں تنوع پیدا ہوا ہے, نئے نئے اظہار کے سانچے پیدا ہو گئے ہیں, اور زبان و بیان میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے. یعنی انگریزی کی بھی ملاوٹ ہے, ہندی کی بھی ملاوٹ ہے. تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان زبانوں کے الفاظ کے آ جانے سے ہمارا اظہار پھیلا ہے, ہماری زبان کا دامن پھیلا ہے, وسیع ہوا ہے, اور نئے نئے الفاظ گڑھے بھی گئے ہیں. اور وہ الفاظ جو ہندی کے ہیں وہ اردو سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب یہ اردو ہی کے الفاظ ہیں. پھر شروع میں جب کوئی چیز آتی ہے, جیسے دوردرشن آیا تھا یا آکاش وانی آیا تھا, تو کانوں کو جھٹکے لگتے تھے, زبان چھل جاتی تھی بولتے وقت. لیکن آج ہم دھڑلے سے بول رہے ہیں, ہم سمے آسانی سے بول لیتے ہیں. پہلے ہم سمے نہیں بول پاتے تھے, ہم وقت بولتے تھے. تو وقت جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے, ہمیں فیملیئر کر دیتا ہے, اور ہماری زندگی میں نئی نئی تبدیلیاں لا دیتا ہے. تو آج کے افسانہ نگار کے پاس موضوعات زیادہ ہیں, ٹیکنیک کے طریقے زیادہ ہیں. ہاں, اس کی زبان کمزور ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کی زبان میں دوسری زبانوں کی چاشنی بھی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کی زبان ایک دوسرے کچھ اور لوگوں کو پسند آتی ہے. تو آج کا افسانہ ترقی پسند اور جدید دونوں افسانوں سے مختلف ہے. یہاں پر کہانی پن کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر مشکل زبان کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر ڈر اور خوف کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آزادانہ طور پر آج کا افسانہ نگار, آج کا تخلیقار لکھ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کا فیصلہ آج نہیں ہو سکتا. آج کے افسانہ نگار کے پاس ان کا اپنا نقاد نہیں ہے. جیسا کہ فاروقی صاحب کہتے تھے کہ آپ اپنا نقاد لے کے آؤ. دیدیوں کو فاروقی جیسا نقاد مل گیا, اس سے پہلے محمد حسن مل گئے ترقی پسندوں کو, یا حسن عسکری مل گئے, یا دوسرے احتشام صاحب مل گئے, ان کو مل گئے نقاد. تو ان کی چیزیں ایویلویٹ ہو گئیں, جدیدیوں کی بھی چیزیں ایویلویٹ ہو گئیں. لیکن آج کے افسانہ نگاروں کے پاس ان کا اپنا کوئی نقاد نہیں ہے, اس لیے ان کی تخلیقات اس طرح سے ایویلویٹ نہیں ہو پا رہی ہیں جس کے متقاضی ہیں. لیکن وقت آئے گا, وہ بتا دے گا کہ اس دور میں کتنے ہیرے تھے اور کتنے کنکڑ تھے, اور جو ہیرے ہیں ان کی چمک دمک اور آگے جائے گی, اور نئی نسل کے لوگوں کو بھی روشنی عطا کرے گی. شکریہ. بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی گفتگو محترم جناب غضنفر صاحب نے فرما رہے تھے. ہم جیسے طالب علموں کی رہبری کری, اور بہت سے جو پیچیدہ موضوع تھے ان کو بہت ہی نہایت ہی آسان زبان میں بتا دیا. اب اس پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. ہم اس کے اختتام کی بجائے ہم جو ہے صدر محترم اجازت کے اب اس کے پروگرام کو ملتوی کر دیا جائے. جی کر دیجیے, کیونکہ ٹائم دعوی ہو گیا ہے. گفتگو تو چلتی رہے گی کیونکہ لوگ بہت ہیں, کیونکہ ساعت سلسلہ ہو گیا ہے, بہت ہو گیا ہے. میں سب کا پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب کا اور غضنفر صاحب کا بہت ممنون ہوں. اب مجھے بڑا مزہ آیا ہے کہ میں انشاءاللہ اب افسانے کے ایسے پروگرام اپنی وسعت سے کرتا رہوں گا, اور امید ہے کہ آپ بھی جو ہے شرکت فرماتے رہیں گے اور میری رہبری کرتے رہیں گے. بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ. جو کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی غضنفر صاحب نے ساتھ کے نواب کہہ رہی تھی کہ دیکھو نام نہیں لیے, تو اصل میں بات یہ ہے ہمارے جو آج پروفیسر ماہرین افسانہ نگار تھے صغیر صاحب, غضنفر صاحب, انہوں نے کوئی پہلے سے تیاری یا پہلے سے کوئی مقالہ نہیں لکھا تھا. یہ ایک اور بالکل فی الودیع گفتگو کر رہے تھے. تو فی الودیع گفتگو میں جو ہے بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں, تو اسی وجہ سے ہو گیا. کوئی یہ وہ جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا ہے, اس میں رہ جاتی ہے آدمی سے بات جو ہوتی ہے, جب مقالے میں وہ سو سکتے. کمال صاحب, اس میں کوئی بات نہیں رہ گئی. صاحب نے کر دیا. وہ تو آپ نے ترتیب دیا تھا جس طرح سے, وہ سلام صاحب اور وہ نہیں آ سکے, ورنہ جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت پر انہیں گفتگو کرنی تھی.
जी लिहाजा ये जमाना आता है। लेकिन फिर भी जो है अच्छी लेकिन गुफ्तगू हो गई जो इस वक्त गुफ्तगू की कमाल और भाई, इस तरह से कमाल गजब भाई, जी से तमाम चीजें मैं पेश कह रहा हूँ कि माबाद जदीद अफसाने का जिक्र तो आया है, लेकिन माबाद जदीद अफसाने की जिन्होंने हिमायत की, गोपी चंद नारंग साहब, हाँ उनके हवाले से कोई बात नहीं है क्या? वो माबाद जदीद को उर्दू वालों के सामने रखने में नाकाम है? आपने गुफ्तगू शुरू कर दी है, ये मुनासिब नहीं है। जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ कि जैसे शमसुर रहमान फारूकी का हवाला दिया जाता है जदीद अफसाने के लिए, तो गोपी चंद नारंग का भी तो शायद मेरे ख्याल से माबाद जदीदियत के हवाले से बात हो सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। हाँ, क्यों नहीं गोपी चंद नारंग ने माबादे जदीदियत नहीं, से बिल्कुल सही कह रहे हैं। माबादे जदीदियत की शुरुआत की और उन्होंने किताबें लिखी और उन्होंने एक बहुत बड़ा फंक्शन कराया था जिसमें माबादे जदीदियत पर तकरीरें लोगों ने की, मज़ामीन लिखे और ये कोशिश की नारंग साहब ने कि ये रुझान आगे बढ़े और लोगों ने उनका साथ भी दिया। शाफे की दुआई हैं और कई लोग हैं, मौला बख्श थे जो उन्होंने पूरी किताब लिखी। तो ऐसा नहीं है कि नारंग साहब का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस तरह से फारूकी ने जदीदियत के रुझान को डेवलप किया, आगे बढ़ाया, हमारे गोपी चंद नारंग ने भी माबादे जदीदियत के लिए बहुत सिंसियर कोशिशें की और वो कोशिशें कामयाब भी हुई और हो सकता है कि और आगे चल के और कामयाब हो जाए। जी जी आइंदा बहुत अच्छी इस पे आप गुफ्तगू और करवाएंगे। वो तो हमारे स्पीकर जो आपके बहुत अच्छे स्पीकर थे वो रह गए, ये बहुत अच्छा था, लेकिन जितना हुआ है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। और इसका क्रेडिट आपको तो जाता ही है, लेकिन गजनफर साहब को खास तौर से सर है कि उन्होंने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ सबका। और मैं आखिर में चंद अफसाना निगार को खाली नाम लेके जिनके रह गए हैं लोगों के, तो उनका लेता हूँ और मैं फिर कहता हूँ कि अनवर सज्जाद पोपल, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम सुरेंद्र प्रकाश, इंतजार हुसैन शहरे अफसोस, बिलराज मेनरा माचिस, और मुमताज मुफ्ती देवी, गाजी अब्दुल सत्तार पीतल का घंटा रज्जोबाजी, इकबाल मजीद खलीक जमा की टमटम, सलाम बिन रज़्ज़ाक काले नाग के पुजारी एक झूठी सच्ची कहानी, और शौकत हयात गुंबद के कबूतर, और आपके सैयद मोहम्मद अशरफ वादे सभा का इंतजार, तरुण रियाद मुजस्समा, लसनफर साहब का कड़वा तेल पहचान और पार्किंग एरिया वगैरह, ये हमारे जदीद और अफसानों के अच्छे। तारिक छतारी का बाग का दरवाजा, हुसैनुल हक का ईंट, हाँ, ये भी मतलब अच्छे अफसाने हैं। तारिक छतारी का बाग का दरवाजा और मजमूआ है, और गयास अहमद गद्दी का पर्दा पकड़ने वाली गाड़ी जो ये बात मैंने कह के जिक्र को पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर सबका। हम इस प्रोग्राम को अब मुलतवी करते हैं और सबका शुक्रिया। अच्छी बात, शुक्रिया। किया जा सकता है जी जी सर। अब हाँ, साजिद रशीद साहब ने भी बहुत अच्छा जी जी बिल्कुल, जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर है, साजिद रशीद है, ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। इमाम नकवी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत हैं, जिलानी वानो हैं। जी जी, शुक्रिया। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।